अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का खा, और दे रखा है क्वेश्चन कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है, जो कि 3 मार्क्स में है। 3 मार्क्स में हो, 5 मार्क्स में हो, 2 मार्क्स में हो, क्या फ़र्क पड़ता है, समझना तो पूरा ही है। ठीक, तो इसके लिए एक ओवरव्यू रेडी किया है। तो देखो कि एक पहले समझते हैं डीएनए एक्चुअल में दिखता कैसा है, कहाँ ये डीएनए बला कौन सी है। तो जैसे हमारे हाथ हमको पता है कि सेल्स का बना होता है, कोशिका का बना होता है। तो हमने एक कोशिका निकाली और एक कोशिका ला करके यहाँ रखी। तो ये मैंने पहली कोशिका यहाँ रख दी। अब इस कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस। जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जहाँ प्रोटॉन रहते हैं, वैसे कोशिका के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम दिखने में कैसा होता है, एक्स शेप का होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। अब इसको क्या करो, तुम इसको खींचो, ठीक है, इसको खींचो। तो तुमने इसको पकड़ा और पकड़ के ऐसा लंबा सा खींचना स्टार्ट किया। जब खींचोगे तो इसमें एक लच्छेदार क्या संरचना तुमको दिखाई देगी। उस लच्छेदार संरचना को कहते हैं डीएनए, ठीक, इंग्लिश में जिसको हेलिक्स कहते हैं। अब ये हेलिक्स संरचना कैसी होती, इसको ये जो कर्व देख रहे हो तुम, ठीक, कर्व देख रहे हो, साइनोसाइडल कर्व जैसा तुमको दिखेगा या कॉस जैसा कर्व दिखेगा, ऐसा कह सकते हो, ठीक। तो इस कर्व को ही क्या कहते हैं, हेलिक्स। तो इसमें 2 कर्व हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको कहते हैं डबल हेलिक्स, ठीक। फिलहाल लच्छेदार संरचना हमने ओपन करी, लच्छेदार संरचना मिली, हमने उसको बोला डीएनए। अब डीएनए को और खींचो, और खींचने पर तुमको पता चलेगा डीएनए में जो दोनों कर्व एक दूसरे से मिलते हैं, जब दोनों हेलिक्स एक दूसरे से जहाँ पर मिलते हैं तो उनके बीच वाले पार्ट को कहते हैं जीन। अब ये जीन क्या चीज़ होता है, तो जीन वो होता है जिसके अंदर पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये किसको पता होता है, जीन को पता होता है कि तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां करनी है, 6 नहीं करनी। अगर 6 कर रहा है तो यानी उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, या फिर जीन में कुछ गड़बड़ी हुई। तुम्हारे कान बालों के जस्ट नीचे हैं, कान है, ठीक, मुंह के ऊपर नाक होनी चाहिए, नाक कहीं मुंह के नीचे नहीं होती। ये सब किसको पता होता है, जीन को पता होता है। तो अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन चले तो जीन से मिलकर के डीएनए, जीन क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और जीन से मिलकर के डीएनए बना होता है, और डीएनए से मिलकर गुणसूत्र बना होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये तो बेसिक समझने के लिए कि हाँ छोटे बच्चों वाली बातें, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक। ये केवल समझने के लिए कि डीएनए बेसिकली पाया कहाँ जाता है। डीएनए जब पढ़ रहे हो तो एक आइडिया भी होना चाहिए कि डीएनए है क्या चीज़। तो अब आइडिया से आगे चलते हैं कि डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, तो हमने डीएनए का डबल हेलिक्स बनाया। तो डबल हेलिक्स ये संरचना, इसी को कह रहे हैं डीएनए। अगर डीएनए में से एक पोर्शन ले लो, केवल एक हेलिक्स ले लो, ठीक, उसी को कहते हैं आरएनए, ठीक, उसी को आरएनए कहते हैं। और इसमें एक बेस का भी यहाँ डिफरेंस होता है, यहाँ पर थायमिन पाया जाता है, यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, फिर आते हैं डीएनए। अब हमको पढ़ना है अपने वाला डीएनए, जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमको लिखना है, पढ़ना है, समझना है। तो डीएनए एक्चुअल में बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। अब ये शुगर क्या चीज़ होती है, नाइट्रोजन बेस क्या चीज़ होता है, फॉस्फेट, हम कौन सा फास्फेट, कैसा फास्फेट, ठीक, दिखता कैसा है ये फास्फेट, नाइट्रोजन बेस कैसा दिखता है, शुगर कैसा दिखता है। तो ये सब हमको पढ़ना है, और पढ़ करके फिर हम डीएनए पर चलेंगे। तो हमारा काम डीएनए समझना है, लेकिन हमको समझना ये सब है। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन बेस को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं, फिर हम शुगर समझेंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फेट, देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए आरएनए समझेंगे। तो नाइट्रोजन बेस में देखो, नाइट्रोजन बेस के 2 पार्ट होते हैं, प्यूरिन और पायरिडीन, ठीक। अब ये क्या चीज़ होता है, अब हम नाइट्रोजन बेस की तरफ चलते हैं, नाइट्रोजन बेस को समझते हैं, फिर हम वापस आएंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक, यहाँ बेसिस कर लेना, रुको मैं कर देना, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक, प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन होंगे, ठीक। बेस का मतलब क्या है, उनका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय कैरेक्टर होगा, ठीक, क्षार जैसे होंगे। तो देखो, सॉरी, जो दिखने में है बेसिकली, ठीक, केवल और केवल दिखने में कुछ ऐसा तुमको दिखेगा कि एक डबल रिंग, यहाँ देखो 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर की साइड देखोगे 1 2 3 4 5। तो एक 6 मेंबर की और 5 मेंबर की दोनों रिंग मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं प्यूरिन, ठीक। वैसे ही 6 मेंबर की रिंग मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पिरिमिडीन कहेंगे। लेकिन ये दोनों प्यूरिन पिरिमिडीन नहीं है, ये दोनों बस ऐसा कुछ दिखेगा।
अगर 6 और 5 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दो नाइट्रोजन के साथ, तो उस प्यूरिन वहाँ वो प्यूरिन वाले ग्रुप होंगे। और अगर एक सिंगल 6 मेंबर की रिंग दिख रही हो दो नाइट्रोजन के साथ, तो वो पिरिमिडीन होगा। ठीक, एक्चुअल में बेस क्या है, बेस ये है। ठीक, प्यूरिन के दो पार्ट हैं। प्यूरिन में पहला है एक एडेनिन। एडेनिन में देखो सेम वैसा ही जैसे नाइट्रोजन वहाँ लगे हुए थे, 6 मेंबर की रिंग है, नाइट्रोजन है, 5 मेंबर की रिंग है, नाइट्रोजन है। और इसके अलावा क्या है, डबल बॉन्ड लगाया गया है, ये डबल 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 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और इसमें क्या है, एक डबल है और एक क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। तो कुल मिलाकर के ये इसमें दो बातें हैं। पहला ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। ठीक, ये बात अगर याद रहती है नहीं रहती, ये उनके लिए जो हाई एरोमेटिसिटी समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। और तुमको अगर नहीं समझ में आता कि हाइब्रिडाइजेशन, तुमको याद नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या था, sp2 क्या होता है या एरोमेटिसिटी क्या है, तब भी काम चल जाएगा। ठीक, उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं, यहाँ पे बस बोलने के लिए बोल दिया कि ये एरोमेटिक होता है। ठीक, क्योंकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ जो सभी एटम है वो उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में। या फिर उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर भी तुमको ग्वानिन देखो, ग्वानिन देखने को मिलेगा। ग्वानिन भी कैसा है, 6 मेंबर की रिंग दो नाइट्रोजन के साथ, 5 मेंबर की रिंग दो नाइट्रोजन के साथ। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ था। बस थोड़ा सा ग्रुप में अंतर है, बाकी एडेनिन और ग्वानिन को तुम समझते हो। तो बेसिकली दिखने में कुछ ऐसा होगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना कोई कंपलसरी बात नहीं है, तुम्हारा मन करे याद रखो, तुम्हारा मन करे नहीं याद रखो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए टॉपिक है। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने का पार्ट है। फिर उसके बाद देखो पिरिमिडीन कैसा दिखता था, एक 6 मेंबर की रिंग और दो नाइट्रोजन। तो पिरिमिडीन में देखो एक है साइटोसिन। साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है जिसमें दो नाइट्रोजन है और 6 मेंबर की रिंग, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक NH2 के साथ, ये इसको साइटोसिन बोल रहे हैं। फिर साइटोसिन के बाद देखो वही 6 मेंबर की रिंग, दो नाइट्रोजन और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिए और यहाँ CH3 ग्रुप, तो उसको थाइमिन बोल रहे हैं। अब क्या करो, ये CH3 ग्रुप हटा दो। ठीक, तो यही बन जाता है, CH3 ग्रुप हटाया और कुछ नहीं है, बस केवल CH3 ग्रुप हटाया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। तो यूरेसिल और थाइमिन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस CH3 ग्रुप का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब कि हमने नाइट्रोजन बेस देख लिया, नाइट्रोजन बेस देखने में कुछ ऐसा होता है। नाइट्रोजन बेस के बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, नाइट्रोजन बेस तो हमने देख लिया कि नाइट्रोजन बेस कैसा दिखता है। अब हमको चाहिए शुगर, तो हम चलते हैं शुगर पर। ठीक, तो देखो DNA और RNA में दो टाइप का शुगर यूज़ होता है, एक RNA में राइबोज शुगर यूज़ होता है और DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज़ होता है। इसके नाम में ही है। ठीक, DNA का मतलब क्या, डीऑक्सी राइबोज। ये जो डीऑक्सी राइबोज है ये शुगर का नाम है। ठीक है, शर्करा का नाम होता है। RNA में क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आर राइबोज किसका नाम है, शुगर का नाम है, शर्करा का नाम है। ठीक, तो हम लोग डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा के बारे में समझते हैं। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज क्या होते हैं, पेंटोज होते हैं। पेंटोज कहने का मतलब क्या, पेंट मतलब 5, ओज मतलब शर्करा, 5 कार्बन की शुगर होती है। ठीक, जैसे ग्लूकोज पढ़ा है ना, 6 मेंबर रिंग 6 कार्बन का होता है, वो हेक्सोज होता है, वैसे ही ये पेंटोज होता है। तो ये देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक, और ये डी राइबोज है। डी राइबोज कहने का मतलब ये जो चौथा कार्बन है, वहाँ नीचे से दूसरा या ऊपर से कह दो चौथा कार्बन है, उसके राइट में क्या है, OH है। ये OH अगर लेफ्ट में होता तो डी ना कह के एल कहते। ठीक, लेकिन हमको अभी डी का काम है, तो डी राइबोज। वैसे ही इसको देखो, डीऑक्सी कहने का मतलब क्या है, डीऑक्सी कहने का मतलब डी मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटा दिए, कहाँ से हटाया, दूसरे कार्बन से। ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया, तो 2-डीऑक्सी हो गया। ठीक, डी राइबोज ये भी है, डी राइबोज वो भी है। ठीक, तो इसका यूज़ हम DNA बनाने में करेंगे, इसका यूज़ हम RNA बनाने में करेंगे। ठीक, ये शर्करा हो गई। अब शर्करा, लेकिन ये ओपन चेन हमारे किसी काम का नहीं, हमारे जो काम का है वो कौन सा है, क्लोज चेन। तो देखो होता क्या है, जैसे शुगर में हम लोग ग्लूकोज को पढ़ते समय हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर वो बात ध्यान है तब भी, नहीं ध्यान है तब भी, ये जो 4th मेंबर नीचे से सेकंड या ऊपर से कह सकते हो 4 मेंबर जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का, ये जाकर के इसके साथ कनेक्ट होता है। वैसे यहाँ पर भी अल्कोहल जाकर के उसके साथ कनेक्ट होगा। H यहाँ से शिफ्ट होकर के इस OH के साथ लग जाएगा, H यहाँ से शिफ्ट होकर के इस O के साथ लग जाएगा। और दिखने में कुछ, हम डायरेक्ट चलते हैं, दिखने में क्या, पेंटोज 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक, 5 मेंबर रिंग कैसा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5वां ऑक्सीजन। ठीक, और ये CH2 ग्रुप साइड में लगा रहेगा, तो CH2 ग्रुप इधर साइड में लगा, 2 बड़े ग्रुप ऊपर, 2 छोटे ग्रुप नीचे,
और ये कौन सा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म, ठीक, इसको कहेंगे। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, समझ में आता है तब भी ठीक है, नहीं समझ में आता है तब भी उसको एक टाइम के लिए निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक। फिर ऐसे ही यहाँ पर हम डीऑक्सो 2-डीऑक्सी डी राइबोज शुगर के बारे में बात करें तो फिर से वही पेंटोज शुगर बनाए CH2OH, और यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ बस H है। क्यों H है, O कहाँ चला गया, तो इसके नाम में ही है डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया, डी मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को। तो यहाँ से हमने ऑक्सीजन हटा दिया है, इसलिए इस पर केवल H और H, और यहाँ पर HOH वैसे ही लगा हुआ है बाकी, और ये भी बीटा फॉर्म है, ठीक। तो हमने शुगर भी देख लिया, हमने नाइट्रोजन बेस भी देख लिया, ठीक। अब हमारा काम क्या है, शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, शुगर को और नाइट्रोजन बेस दोनों मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो अब हमारा काम है न्यूक्लियोसाइड को समझना, तो हम न्यूक्लियोसाइड समझते हैं, ठीक, कि न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर और बेस को मिला करके बनता है। कैसे बनेगा, तो ये देखो हमने एक बेस लिया है जो कि एडेनिन है, बेसिकली एडेनिन लिया, और एक हमने लिया है शुगर, ठीक, 2-डीऑक्सी, हम DNA बनाने जा रहे हैं तो 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर लिया है, ठीक। इसका जो हेमी एसिटल OH है, कौन सा OH, हेमी एसिटल OH, ठीक, इसका नाम है हेमी एसिटल OH। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसके बारे में हमने ग्लूकोज में बात करी है। फिर भी अगर समझ में आती बात तब भी ठीक, नहीं समझ में आती तब भी बात ठीक है, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन ने, हम वापस से कह रहे हैं कि हम समझने का भी तैयार कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, क्वेश्चन के आंसर को समझने तक हम जा रहे हैं, बस हमको DNA RNA समझना है बेसिकली, फिर हम आंसर करेंगे। तो DNA में हमने न्यूक्लियोसाइड हमको बनाना है, और न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक शुगर लेना है और एक बेस लेना है, ठीक। शुगर का OH और बेस का H दोनों मिल करके वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे, जिस -H2O लिखा हुआ है, -H2O का मतलब वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाला, ठीक। और दोनों के बीच में क्या, एक बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक। नाइट्रोजन और इसके कार्बन के बीच एक बॉन्डिंग, ये मैंने दूर दूर दिखाया क्यों, ऐसा नहीं कि इतना दूर दूर होता है, दूर दिखाया क्योंकि ताकि बॉन्डिंग हम देख सके कि हाँ बीच का कुछ गायब है, ठीक। तो ये हमने एक शुगर और एक बेस को मिला करके बनाया, ऐसा हम कईयों के साथ कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ज़रा, ऐसे ही मैंने दूसरे तो नहीं बनाए खैर, लेकिन हाँ शॉर्ट में ये जो बात है, ठीक, इसको ज़रा देखो, ये जो शुगर है, शुगर के ऊपर क्या नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ ये एडेनिन ग्रुप है। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब मैं ही नहीं तुम भी लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक। ये शुगर तुम्हारा था, और शुगर के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, और नाइट्रोजन कौन सा, एडेनिन वाला नाइट्रोजन, तो ये शॉर्ट में बना दिया कि एडेनिन वाला नाइट्रोजन है। वैसे ग्वानिन वाला भी नाइट्रोजन तुम जोड़ सकते हो, उसमें भी ऐसा था, सेम वैसा ही पैटर्न, ग्वानिन वाले के साथ जोड़ सकते हो, ऐसे ही थाइमीन वाले के साथ भी तुम जोड़ सकते हो, और ऐसे ही साइटोसिन वाले के साथ भी जोड़ सकते हो। इवन यूरेसिल वाले RNA जब बनाएंगे तो यूरेसिल वाले में भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये शॉर्ट में बनाया हुआ है, और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिटेल्ड है। तो ये नाइट्रोजन बता रहा है कि नाइट्रोजन में रिंग कैसी कैसी है, और यहाँ पर रिंग बस दिखाया नहीं बल्कि एक सर्कल बना दिया, तो ऐसा हम दिखा सकते हैं। तो हमने समझ लिया है, शुगर समझ लिया है, हमने समझ लिया है बेस समझ लिया है, और हमने न्यूक्लियोसाइड समझ लिया। अब हमारी बात आती है न्यूक्लियोसाइड के बाद, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक। तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, अब हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। तो न्यूक्लियोटाइड को ज़रा देखो, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड हमने समझा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, ठीक, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये मैं फॉस्फेट लेकर गया, H3PO4, ठीक, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, ठीक। और ये तुम्हारा जो तुमने अभी अभी न्यूक्लियोसाइड बनाया था, ये एडेनिन वाला, एडेनिन को ऐसे शॉर्ट में दिखा दिए, और CH2OH जो था, ठीक है, उसको मैंने CH2O सिंगल बॉन्ड H के थ्रू ओपन करके दिखा दिया। अब ये भी जो H है और ये OH है, ये दोनों मिल करके वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, और होगा क्या, इन दोनों के बीच में एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड क्या होता है, देखो जब भी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर बॉन्ड बनता है। ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है, और ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल और फास्फो मिल करके फास्फो एस्टर बना लेंगे, क्योंकि फास्फो से बना हुआ है। अगर ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना होता तो कार्बोक्सिलेट एस्टर बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना होता या सल्फेट से मिलकर बना होता सल्फोनेट एस्टर बोलते हैं, ठीक। चलो अच्छा, वापस आते हैं कि हाँ ये फास्फोरिक एसिड था, ठीक, और इसका शुगर का CH2OH, H और OH मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल निकला, और फास्फो एस्टर बॉन्ड बना, और ये दोनों जुड़ गए।
तो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड दोनों मिलकर के क्या बना लिए, न्यूक्लियोटाइड बना लिया। तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गए। अगर एक बन सकता है तो एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड बना, अब एक के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। दो और एक और जोड़ दिया तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और जोड़ दिया टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जोड़ते चले जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम डीएनए या आरएनए कहेंगे। अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दिया, बनेगा कैसा, तो देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक। अब इसके पास क्या है, इसके पास है OH, ये देखो यहाँ पे OH था, और दूसरा फॉस्फेट के पास भी 3 OH होता है, ठीक। एक OH यहाँ पर, एक OH ये गया और एक OH ये। तो फॉस्फेट क्या करेगा, इसके H के साथ OH के साथ इसका H निकल के वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकलेगा -H2O, ठीक। और ये दोनों बॉन्ड वापस से जुड़ेंगे और होगा क्या, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पहले से एक बना हुआ था और एक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक। इसके अलावा ये तीसरे के बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन तीसरा नहीं जाता, हमारे लिए बस 2 ही OH काम में आते हैं। तो एक OH मिल करके इसके साथ बॉन्ड बनाया और एक OH मिल करके इसके साथ बनाया, तो ये हमने डाई न्यूक्लियोटाइड बनाया अभी, ठीक। डाई न्यूक्लियोटाइड बनाया, 2 न्यूक्लियोटाइड को हमने क्या करा है, जोड़ा, ठीक। अब आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चैन बना रखी है, देखो कि ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाया, फिर इसका O जा करके दूसरे फॉस्फेट से जाकर जुड़ा, ये फॉस्फेट जा करके दूसरे शुगर न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड जाके दूसरे फॉस्फेट से जुड़ा, फॉस्फेट जा करके दूसरे न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड जाके फिर फॉस्फेट से जुड़ा, फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, ठीक। तो ऐसा चेन चलता रहेगा, और ये क्या है, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमने बना लिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम शॉर्ट में कैसा दिखा सकते हैं, शॉर्ट में देखो ये बेसिकली बेस है, ठीक। ये न्यूक्लियोसाइड है, उसके ऊपर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक बेस था, ठीक। एडेनिन ग्वानिन थाइमिन यूरेसिल एसेट्रा एसेट्रा, और फॉस्फेट से जुड़ा हुआ था। ये बॉन्ड बता रहा है CH2 को, CH2 बॉन्ड था एक बीच में, ठीक। ये CH2 बॉन्ड उससे, तो इसको देखो एक शॉर्ट में चेन बना दो, ठीक, शॉर्ट में दिखाने के लिए, ठीक। हमने इस फुल फॉर्म में तो ऐसा दिखा रहा, फुल स्ट्रक्चर तो हमने ऐसा बनाया, शॉर्ट स्ट्रक्चर हम ऐसा बना सकते हैं। तो हमने ये शॉर्ट स्ट्रक्चर दिखाया। अब इस शॉर्ट स्ट्रक्चर को ही देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रैंड के फॉर्म में दिखा रखा, किस फॉर्म में, स्ट्रैंड, ठीक। इसको स्ट्रैंड कहते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल दो या स्ट्रैंड कर दो, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। और नहीं भी बोलोगे, तुमको हेलिक्स याद आता है वो बोलो, तुम्हें एकल कुंडली याद आता है तुम वो बोलो, तुमको जो आंसर में लिखना है वो बोलो, ठीक। तो ये ग्वानिन यहाँ पर ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये सब देखने में क्या लगता है, एक स्टैंड जैसा लगता है, या फिर ये कह सकते हो एक हेलिक्स जैसा लगता है। और ये देखो ये एक पार्ट हो गया, ठीक। अब सिंस इसमें थाइमिन लगा हुआ है तो ये डीएनए का पार्ट है, डीएनए वाला हेलिक्स है। अगर थाइमिन की जगह में यूरेसिल लगा देता तो ये क्या हो जाता, आरएनए का पार्ट हो जाता, फिर ये आरएनए होता, पार्ट क्या होता, आरएनए होता। डीएनए में तो डबल पार्ट होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक। तो हमने बेसिकली समझ लिया है कि डीएनए आरएनए सब होता क्या है, ठीक। डीएनए क्या होता है, आरएनए तो उसी का पार्ट है। तो हमने पहले समझा नाइट्रोजन बेस क्या होता है, कैसा दिखता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर कैसा दिखता है, शुगर पेंटोस शुगर था, शुगर नाइट्रोजन बेस दोनों को मिलाया न्यूक्लियोसाइड बन गया। फिर न्यूक्लियोसाइड को हमने देखा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट दोनों को मिलाया तो डीएनए बन गया, ठीक। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया जिसको हम डीएनए कह रहे हैं, ठीक। डीएनए का ही एक पोर्शन अगर होता तो उसको आरएनए कहते हैं। बस आरएनए में फ़र्क क्या है कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, बाकी के 3 बेस सेम होते हैं। अब हम चलते हैं अपने फाइनल पोर्शन की तरफ, और इसमें कुछ बचे हुए, हाँ अब आ गए हैं अपने स्ट्रक्चर पर। देखो डीएनए और आरएनए में स्ट्रक्चर ज़रा देखो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। तो जब भी एडेनिन और थाइमिन मिलेंगे डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन मिलेंगे, और ये है क्या, या ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या 3 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वही जो वाटर मॉलिक्यूल में पाई जाती है, आइडिया के लिए अगर याद है तो, और नहीं भी याद है तब भी बस केवल इतना भी याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम चल रहे हैं डायरेक्टली अपने आंसर पर, ठीक। तो देखो 2 टाइप का डिफरेंस होता है, एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है और एक फंक्शन का डिफरेंस होता है, यानी उसको वो दिखने में कैसा है उस बात पे हम अंतर दिख कर सकते हैं, और एक उनका काम क्या है उस बात पे अंतर कर सकते हैं। तो पहले संरचनात्मक यानी दिखने में कैसा है,
तो डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सी 2-डीराइबोज होती है, वो हमने देखी कि उसमें शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। ठीक, 2-डीऑक्सी लिखो नहीं लिखो तब भी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, वो भी लिख दोगे चलेगा। आरएनए में क्या होता है, डी राइबोज शुगर होती है, यानी राइबोज शुगर भी लिख दोगे तब भी चलेगा। डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन तथा थायमिन, पिरिमिडीन के ही दोनों पार्ट थे। पिरिमिडीन में क्या था, साइटोसिन था और थायमिन था। यहाँ में पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन होता है और साइटोसिन के बाद यूरेसिल होता है। थायमिन में हमने देखा था, थायमिन में CH3 ग्रुप था और यूरेसिल में बस CH3 नहीं था, बाकी सब सेम था। ठीक, डीएनए क्या होता है, डीएनए द्विकुंडलीय होता है, वो हमने देखा, डबल हेलिक्स होता है। ठीक, आरएनए क्या होता है, एकल कुंडलीय होता है। ठीक, डीएनए का अणु अधिक विशाल होता है। डीएनए जाहिर सी बात है, डबल हेलिक्स है तो उसमें एक तो बड़ा है, ठीक, डबल हेलिक्स है तो उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 16 × 10⁶ से लेकर के 16 × 10⁶ यूनिट तक। ये कुछ गलत लिख दिया क्या, अच्छा यहाँ पे डबल लिख दिया, 6 × 10⁶ से लेकर के 16 × 10⁶ था, ये रिपीट कर दिए, सॉरी। यूनिट के मध्य, यूनिफाइड मास के मध्य होता है। ठीक, ये वैल्यू अगर याद रहती है वेल एंड गुड, नहीं याद रखी है तो ट्राई करो कि हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। ठीक, लिखने में काम आएगा। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, हमको पता है कि आरएनए क्या है, सिंगल हेलिक्स है। ठीक, और वैसे भी छोटा होता है, क्यों होता है इसका रीज़न तुम बायो अगर पढ़ते तो और भी अच्छे से समझते, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तुम निगलेक्ट कर सकते हो इस बात को कि आरएनए का, लेकिन हाँ इस आइडिया से भी ले सकते हो कि आरएनए क्या है, सिंगल हेलिक्स होता है तो जाहिर सी बात उसका वेट भी क्या होगा, कम ही होगा। ठीक, इनका आणविक द्रव्यमान क्या है, 20,000 से लेकर के 40,000 यूनिफाइड मास तक होता है। ठीक, ये तो हो गया कि इनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था, तो ये स्ट्रक्चर वाला डिफरेंस हमने समझा। अब हम चलते हैं कि इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो फंक्शन में के लिए देखो, फंक्शन के लिए ज़रा इस बात को ये देख लो ज़रा कि आरएनए जो होता है, ठीक, आरएनए में शुगर जो राइबोज शुगर थी, बेस जो था थायमिन की जगह यूरेसिल था, स्ट्रक्चर एकल कुंडली था, कार्य जो था प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक, प्रोटीन बनाने का काम करता है। अच्छा, प्रोटीन बनाने के काम के अलावा भी ज़रा इसके टाइप्स को देखो तो इसके और भी काम तुमको दिखेंगे। एक होता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए 3 तरीके का होता है, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए होता है, आरआरएनए यानी राइबोज आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि जो प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड है, ठीक, क्या अमीनो एसिड, तो उनको देखता रहता है, देखेगा कि अमीनो एसिड तुम्हारा ब्लड है, ब्लड से अमीनो एसिड गुजर रहा है, तो उनको देखेगा और क्या करेगा, मैसेज देगा किसको, टीआरएनए को बोलेगा देखो अमीनो एसिड गुजर गया, तो टीआरएनए आएगा। टीआरएनए क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और पकड़ के ले जाएगा राइबोज आरएनए के पास, और राइबोज आरएनए क्या करेगा, उस अमीनो एसिड से अपना प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक, 20 अमीनो एसिड लगते हैं, जिसमें से 10 क्या होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, 10 हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो खाने के थ्रू हम जब खाना खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तब उस टाइम पे हमको 10 अमीनो एसिड बाहर से मिल जाते हैं, 10 हमारी बॉडी में रहते हैं। और एमआरएनए क्या करता है, उन 10 अमीनो एसिड जो बाहर से आ रहे होते हैं उनको पहचानता है, फिर वो मैसेज करता है देखो टीआरएनए को, टीआरएनए से बोलता है, कहता है कि उनको ले जाओ। और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है, वो क्या करता है, उनको पकड़ के ले जाता है राइबोज आरएनए के पास। राइबोज क्या करता है, उनसे मिला करके प्रोटीन बनाता है। ठीक, तो इस साइकिल को भी ज़रा देख लो। एक डीएनए खुद डीएनए को बना रहा है, एक डीएनए से अगर दूसरा डीएनए बनना है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक, डीएनए से डीएनए बनाना, रेप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी करना। ठीक, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं क्योंकि हमको केवल एक हेलिक्स निकाल करके उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल लगाना होता है। ठीक, आरएनए से वापस डीएनए हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आरएनए से प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन से हम वापस डीएनए नहीं बना सकते। ठीक, तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। फिर अब चलते हैं उसके फंक्शन के डिफरेंस पर कि उसका काम के डिफरेंस क्या होता है। डीएनए प्रतिकरण यानी रेप्लिकेशन का विशिष्ट गुण होता है। डीएनए क्या कर सकता है, वो रेप्लिकेशन, डीएनए से दूसरा डीएनए बना सकता है, लेकिन आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता। आरएनए क्या है, आरएनए से आरएनए वो नहीं बना सकता। आरएनए से या तो प्रोटीन बनेगा या तो डीएनए बनेगा। ठीक, डीएनए आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है। आनुवंशिक संचरण को नियंत्रित करता है मतलब कि तुम्हारा जो बॉडी शेप है वो कैसा होने वाला है, मदर फादर का जो बॉडी शेप है, ठीक है, उनको तुम एब्जॉर्ब करोगे तो इसीलिए बच्चों का चेहरा कैसा दिखता है, मम्मी पापा जैसा दिखता है।
ठीक। फिर उसके बाद उनकी नाक कहाँ पर होगी, कान कहाँ पर होंगे, हाथ कहाँ पर होंगे, बाल कहाँ पर होंगे, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स कहाँ पर होने चाहिए, उनको डिस्टिंग्विश करने वाला कि कोई तो होगा ना बताने वाला बॉडी में कि हाथ को देखो ऐसा है, हाथ को पैर की जगह पर नहीं लगा सकते ना, हाथ को हाथ की जगह पर ही लगाएंगे। तो वो सब कौन बताएगा, वो डीएनए बताएगा। कि आदमी है तो आदमी जैसा ही पैदा होगा या आदमी जैसा बनेगा, तो वो कौन बताएगा, डीएनए बताएगा। तो आनुवंशिक संचरण को नियंत्रित करता है। आरएनए का काम क्या है, आरएनए का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये तो इनके दो बेसिक फंक्शन हो गए काम के, और जो हमने ये फंक्शन करे वो ये फंक्शन लिखे थे, ये उनके डिफरेंस हो गए उनके स्ट्रक्चर के। थैंक यू।